हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से ओल्ड आरआरबी एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ जो प्रीवियसली आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो एमसीक्यूज़ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एमसीक्यूज़ हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, Who were early pioneer of immunization? सबसे पहले इम्यूनाइजेशन का आविष्कार कौन से देश ने किया? तो सबसे पहले इम्यूनाइजेशन का आविष्कार चाइनीज हैं उन्होंने किया। किन्होंने किया? चाइनीज ने किया। वहीं अगर साइंटिस्ट की बात आ जाएगी तो पहला साइंटिस्ट कौन सा है जिन्होंने इम्यूनाइजेशन का किया? फर्स्ट वैक्सीन की एडवर्ड जेनर। कौन आ जाएगा? एडवर्ड जेनर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है कि सबसे पहले इम्यूनाइजेशन का आविष्कार कौन से देश ने किया है, किसने किया? तो वह है चाइनीज लोगों ने किया है, चाइनीज देश ने किया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ए बेसिलाई कैलमेटी ग्यूरिन? बीसीजी कौन सी वैक्सीन है? बीसीजी कौन सी वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन से है, लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है या फिर टॉक्सोइड्स है? तो जो बीसीजी है वो है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट चाइल्ड अगेंस्ट? BCG कौन से डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है चिल्ड्रंस में? तो BCG देते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। टाइफाइड फीवर के लिए साल्मोनेला, जो टाइफाइड्स होते हैं उनके लिए टाइफाइड वैक्सीन आती है। टिटनस के लिए टिटनस टॉक्साइड की वैक्सीन आती है और डिप्थीरिया के लिए डीपीटी की जो वैक्सीन आती है वो आती है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस के लिए। तो डिप्थीरिया को हम डीपीटी वैक्सीन के द्वारा ठीक कर सकते हैं, टिटनस को भी डीपीटी वैक्सीन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन BCG वैक्सीन इज गिवन एट? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग BCG वैक्सीन हम देते हैं। तो BCG वैक्सीन हम कब देते हैं? एट बर्थ देते हैं। BCG वैक्सीन हम कब देंगे? एट बर्थ देंगे। तो BCG के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो जान लेते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग अलावा भी और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो BCG वैक्सीन है एट बर्थ हम इसको देते हैं 0 to 5 ml डोज। कितने देते हैं? 0 to 5 ml डोज देते हैं। यानी कि जो बच्चे की उम्र है बर्थ से लेकर कब तक देंगे? ये बर्थ से लेकर 4 वीक्स तक हम इसको कितने देते हैं? 0.5 ml देते हैं। अगर मान ले अबाउ 4 वीक अगर इसको देना है, अबाउ 4 वीक इसको देना है तो 0.1 ml हम देते हैं। वहीं हम बात करें इसके रूट की, तो जो BCG वैक्सीन होती है इसको हम इंट्राडर्मली देते हैं। कैसे देते हैं? इंट्राडर्मली देते हैं। कहाँ पर लगाएं इसको? लेफ्ट डेल्टोइड एरिया में। कहाँ लगाएंगे? लेफ्ट डेल्टोइड एरिया में। लेफ्ट डेल्टोइड एरिया के अंदर इसको लगाएंगे इंट्राडर्मली, लेफ्ट डेल्टोइड एरिया में। BCG को लगाने के लिए हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज करते हैं। BCG को लगाने के लिए हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज करते हैं। किसका करेंगे? ट्यूबरकुलिन सिरिंज का
यूज करेंगे बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए। बीसीजी वैक्सीन को हम किस में डाइल्यूट करेंगे? जो डाइल्यूएंट्स होते हैं बीसीजी वैक्सीन के वो होते हैं नॉर्मल सलाइन होती है। हमेशा बीसीजी वैक्सीन को हम नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके लगाएंगे। डिस्टिल वाटर में क्यों नहीं कर सकते? डिस्टिल्ड वाटर में क्यों नहीं कर सकते? नहीं करना है। डिस्टिल्ड वाटर में क्यों नहीं करना है कि ये जो अगर डिस्टिल वाटर में आप दोगे तो बच्चे में क्या कर सकता है? ये इरिटेशन डेवलप कर सकता है। क्या कर सकता है? ये इरिटेशन डेवलप कर सकता है। वहीं हम आगे बात करें कि जब भी हम बीसीजी वैक्सीन लगाएंगे तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? स्कार देखने को मिलेगा। तो जब भी वैक्सीन जी हम लगाएंगे तो इस बच्चे में स्कार देखने को मिल सकता है। और ये स्कार कैसा होगा? परमानेंट स्कार होगा। परमानेंट स्कार देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि कौन सी वैक्सीन में हमें परमानेंट स्कार देखने को मिलता है? तो बीसीजी वैक्सीन में हमें लाइफ टाइम बच्चे की बॉडी में परमानेंट स्कार देखने को मिलेगा। यानी कि जो चवन्नी होती है, पहले जो चवन्नी चलती थी, चवन्नी के जितना स्कार हमें देखने को मिलेगा। आज भी अगर किसी भी व्यक्ति के आप अगर एरिया को देखोगे जहाँ पर बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है उस एरिया में देखना वहाँ पर एक छोटा सा स्कार बनाया हुआ है। तो अगर स्कार बना हुआ है तो इसका मतलब उसके बीसीजी वैक्सीन लगी हुई है। नेक्स्ट कि जब हम बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करते हैं तो कितने घंटे तक अब इसको रख सकते हैं और कितने आवर्स के बाद इसको डिस्कार्ड कर देंगे? तो आफ्टर 6 आवर वी आर डिस्कार्डेड बीसीजी वैक्सीन। आफ्टर डिजोल्व के 6 घंटे के बाद हम क्या करना है? बीसीजी वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है, यानी कि इसके बाद हम इसको यूज में नहीं लेंगे। तो यहां तक बीसीजी के बारे में कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन इज फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। डीपीटी वैक्सीन कौन कौन सी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं? तो जो डीपीटी की वैक्सीन होगी वो प्रोटेक्ट करेगी डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस। किस किस के? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, इन तीनों डिजीज के अगेंस्ट ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस? वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस प्रकार का कम्युनिकेशन हम फॉलो करते हैं? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम जो ऑडियो विजुअल होता है, यानी कि ऑडियो विजुअल होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस जब भी हम करते हैं तो उसमें क्या आती है? ऑडियो भी आती है और सामने वाले की वीडियो भी हमें दिखाई देती है, तो ऑडियो विजुअल होता है। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा होगा? ऑडियो विजुअल 2 वे होगा। ऑडियो विजुअल 2 वे कैसे? यानी कि जिसको हम सुना रहे हैं और एक दूसरा जिससे हम सुन रहे हैं, तो 2 वे हो गया। तो ऑडियो विजुअल 2 वे कम्युनिकेशन होता है किसमें? वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो 1 वे किस में होगा? 1 वे किस में होगा? भैया 1 वे होगा जब हम क्लास लेक्चर लेंगे। जब भी हम क्लास लेक्चर लेते हैं तो इसमें कौन सा होगा? 1 वे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कमेंस्ड फ्रॉम। ओरल जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है वो कितने दिन में स्टार्ट करते हैं? तो ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो हम स्टार्ट करेंगे पीरियड के कौन से दिन? तो 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन ओरल पिल शुड नॉट बी
गिवन टू ए वुमन, इनमें से कौन सी कंडीशन में हमें महिला को ओरल पिल नहीं देनी चाहिए? कौन सी कंडीशन में हम ओरल पिल नहीं देते हैं? देखो हमारे पास दो कंडीशन है कि कौन कौन सी कंडीशन में ओरल पिल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कौन कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? दो प्रॉब्लम से हमारे पास, एक तो है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव। अगर हमारे पास ये एब्सोल्यूट इन कंडीशन में तो हमें नहीं देनी है, और रिलेटिव अगर ऐसा है तो भी हमें नहीं देनी, से रिलेटेड डिजीज है फिर भी हमें नहीं देनी। एब्सोल्यूट यानी कौन कौन सी होती है, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन में हमें नहीं देनी है। एब्सोल्यूट की हम बात करें तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें नहीं देनी है। जैसे कि महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, क्या है, महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, उस कंडीशन में नहीं देनी है। या ब्रेस्ट के साथ साथ जेनाइटल ऑर्गन्स का कैंसर है, उस कंडीशन में भी नहीं देनी है। लीवर और कार्डियक डिजीज है, लीवर और कार्डियक डिजीज है, इस कंडीशन में भी नहीं देना है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की हिस्ट्री है, क्या है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की अगर हिस्ट्री है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की अगर हिस्ट्री है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की अगर हिस्ट्री है तो उस कंडीशन में भी हमें नहीं देना है। तो ये एब्सोल्यूट कंडीशन है जिनमें हमें ओरल पिल नहीं देनी है। ब्रेस्ट और जेनाइटल कैंसर में देनी है, लीवर और कार्डियक डिजीज में नहीं देना है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की अगर हिस्ट्री है तो इस कंडीशन में भी नहीं देनी है। वही हम बात करें रिलेटिव, कौन से रिलेटिव फैक्टर्स हैं जिनमें हमें नहीं देनी, रिलेटिव्स में कौन कौन से में हमें नहीं देनी। ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र क्या हो गई है, 40 साल से ज़्यादा हो गई है, या ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 साल है और साथ में क्या कर रही है, वो स्मोकिंग करती हैं, ऐसी कंडीशन में भी हमें ओरल पिल नहीं देनी है। क्यों करती है कि अगर महिलाएं स्मोकिंग करती है तो इंक्रीज करती है हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर को बढ़ाने का, तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस इन महिलाओं में ज़्यादा हो जाएगी जो महिलाएं ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं। एपिलेप्सी जिन महिलाओं को आती है उन महिलाओं को भी ओरल पिल नहीं देनी चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनको सीवियर हेडेक होता है, ऐसी महिलाओं को भी हमें ओरल पिल नहीं देनी है। या फिर हाइपर टेंशन वाली महिलाओं को भी हमें ओरल पिल, जिनके क्या चल रहे हैं, हाइपर टेंशन की मेडिसिन चल रही है, ऐसी महिलाएं जिनको बार बार बीपी लेवल बढ़ जाता है, ऐसी महिलाओं को हमें नहीं देनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंडीशंस में ओरल पिल हमें नहीं देनी है। तो कौन सी कंडीशन में नहीं देनी, हाइपर टेंशन वाली कंडीशंस में ओरल पिल नहीं देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्डम इज ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, कौन सा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, ये वाला, तो ये है कौन सा मेथड, फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में आते हैं जेलीज, स्लाइवा, क्रीम्स, ये केमिकल मेथड में आ जाते हैं। नेचुरल में एब्स्टिंस, कैलेंडर, ये सब नेचुरल मेथड में आ जाते हैं। और परमानेंट में ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, ये परमानेंट मेथड में आ जाते हैं। तो जो कॉन्डम है वो कौन सा है, फिजिकल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑब्लिक साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसर्टेड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो लगाते हैं
इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो लगाते हैं उसमें कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट कौन सा है जो महिलाओं में देखने को मिलता है? तो जो कॉमनेस्ट और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हुए महिलाओं में जो देखने को मिलता है आईयूडी के दौरान हुआ है ब्लीडिंग, यानी कि वेजाइनल ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट हम करते हैं। तो मोस्ट कॉमन, अगर मोस्ट कॉमन की पूछा जाए तो वेजाइनल ब्लीडिंग है, और सेकंड मोस्ट कॉमन की पूछा जाए, ये फर्स्ट मोस्ट कॉमन तो कौन सा है? यूटेराइन ब्लीडिंग यानी वेजाइनल ब्लीडिंग। और दूसरा मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो सेकंड में आ जाता है पेन, महिलाओं को पेन सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में आता है। उसके बाद पीआईडी भी होने की संभावनाएं रहती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है कॉम्प्लिकेशन? आईयूडी के दौरान ब्लीडिंग यानी कि वेजाइनल ब्लीडिंग, और दूसरा है पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड? नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सा है? तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सा है? नेचुरल, देखो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये तो परमानेंट में आ जाते हैं, यानी कि परमानेंट में आ जाते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस ये हार्मोनल डिवाइस है, ये हार्मोनल डिवाइस है, तो फिर परमानेंट कौन सा हो गया? इसका हो गया नेचुरल। जो होता है नेचुरल की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सा है? ब्रेस्ट फीडिंग। और इसे क्यों हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशनल एमनोरिया भी बोलते हैं, लैक्टेशनल एमनोरिया भी बोलते हैं। तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सा है आपका? ब्रेस्ट फीडिंग है। नेक्स्ट, द परमानेंट एंड टर्मिनल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन या कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल्स। मेल्स के अंदर परमानेंट या टर्मिनल मेथड कौन सा है स्टेरिलाइजेशन का? वही आईयूडी की बात करें तो ये फीमेल्स में इंसर्ट की जाती है, इंसर्टेड की जाती है, तो ये भी नहीं है। ट्यूबेक्टोमी भी फीमेल्स में किया जाने वाला एक प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, जो ट्यूब्स होती हैं यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उन फेलोपियन ट्यूब को कट करके एंड टू एंड एनास्मोस कर दिया जाता है। कॉन्डम क्या है? एक फिजिकल मेथड है। तो आपका आंसर क्या होगा? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है? एक परमानेंट मेथड, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, किसके अंदर? मेल्स के अंदर। वेसेक्टोमी में क्या करते हैं? वेसेक्टोमी में जो वास डिफरेंस होती हैं, वास डिफरेंस होती है उसको कट कर दिया जाता है। जिसे कट करने के बाद में क्या होगा कि जो स्पर्म होंगे वो सीमन के अंदर नहीं आएंगे। स्पर्म क्या होंगे? सीमन के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्पर्म को लाने वाली जो ट्यूब्स थी उन ट्यूब्स को ही क्या कर दिया? कट कर दिया। अब स्पर्म सीमन के अंदर मिक्स्ड नहीं होंगे। इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? वेसेक्टोमी। एक बार और सुन लो कि जो मेल में किया जाता है वह है वेसेक्टोमी, यानी कि मेल के अंदर परमानेंट स्टेरिलाइजेशन के लिए। फीमेल में अगर पूछ ले कि परमानेंट या टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन फीमेल, तो वो क्या है? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। और कुछ समय के लिए अगर इंट्रायूटेराइन डिवाइस हमें लेना है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो फिर आईयूडी हम उनमें इंसर्ट कर दें। और कॉन्डम क्या है? एक फिजिकल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड प्रोड्यूस? कौन सी जगह पर
माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। तो वो किसके अंदर होंगे? रिजर्वायर के अंदर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन देखने को मिलता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर, पर्सन के अंदर, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर और सबस्टेंस के अंदर ये क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोड्यूस होते हैं, और किसी भी दूसरे पर्सन को क्या करते हैं? इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो आपका रिजर्वायर एनिमल हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, सॉइल, ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस इन्फेक्शन कैन अकर थ्रू फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से किसके द्वारा क्रॉस इन्फेक्शन फैल सकता है छोड़कर? इंसेक्ट के द्वारा बिल्कुल फैल सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर ये इंसेक्ट जाके बैठ जाए, इंसेक्ट कर ले और ये दूसरे पर्सन पर चले जाएं, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है? फॉर्मेट्स के द्वारा बिल्कुल हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड्स हैं, अगर किसी व्यक्ति ने किसी अदर पर्सन का कंटामिनेटेड फूड या फिर ड्रिंक लिया है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। कौन सी कंडीशन में नहीं होगा? ऑटोक्लेव की कंडीशन में नहीं होगा। ऑटोक्लेव क्या है? टेक्निक है एक। क्या है? टेक्निक है एक, किसको कम करने को? चांसेज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस करने की, रिड्यूसिंग द चांसेज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन हम किसे कहते हैं? क्रॉस इन्फेक्शन हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म और डिजीज फ्रॉम वन पेशेंट टू अदर पेशेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज का ट्रांसफर हो जाना ही क्या कहलाएगा? क्रॉस इन्फेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज यूज्ड रेफर टू। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो टर्म है उसको हम यूज करते हैं अदर नेम। कहने का मतलब है कि नोजोकोमियल जो इन्फेक्शन है उसका दूसरा नाम क्या है, या हम किसे कहेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन? नोजोकोमियल इन्फेक्शन हम कहेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन जो 48 आवर्स हॉस्पिटल में स्टे करने के बाद किसी व्यक्ति को होता है। यानी कि एक पेशेंट आया हमारे पास टीबी का, एक पेशेंट आया हमारे पास टीबी का, और टीबी का पेशेंट 48 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रह गया और उसको टीबी के साथ साथ क्या हो गया? यूटीआई भी हो गया। वैसे यूटीआई होने की जो घटना है इसी को हम क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यानी कि किसी भी हॉस्पिटल कर्मचारी के द्वारा उस पेशेंट को जो भर्ती हुआ है उसको इन्फेक्शन प्रोवाइड करना, उसे हम क्या कहेंगे? यूटीआई कहेंगे। या फिर हम कहें कि जो एक सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वो होंगे बर्न यूनिट में। या तो बर्न यूनिट में होंगे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन, या फिर होंगे सर्जिकल आईसीयू में। सर्जिकल आईसीयू और बर्न यूनिट में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। इन सभी में से मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इनमें से कौन सा है? रेस्पिरेटरी, जो सबसे ज़्यादा हमें इनमें से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन और entry of infectious agent and appearance of the first symptom of disease called। पेशेंट के अंदर किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के एंट्री करने से लेकर फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होने तक का जो समय होता है उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं? तो किसी भी पेशेंट के अंदर एंट्री से लेकर फर्स्ट
साइन सिम्टम अपीयर होने तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्वारंटाइन किसको बोलेंगे भैया? क्वारंटाइन किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को अदर जो पर्सन है उन लोगों से अलग ही रखना, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वारंटाइन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया। मॉर्बिडिटी, न्यूनेटल मॉर्बिडिटी का सबसे ज़्यादा कोज कौन सा है इंडिया के अंदर? मोस्ट कॉमनेस्ट कोज, मोस्ट कॉमनेस्ट कोज की हम बात करें तो कौन सा है मोस्ट कॉमनेस्ट कोज? प्री मैच्योरिटी और LBW। न्यूनेटेड मॉर्बिडिटी का जो मोस्ट कॉमनेस्ट कोज है इंडिया के अंदर वो है प्री मैच्योरिटी और LBW। देखो इसकी जो, इसके बाद अगर बात करें हम सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है तो वह है बर्थ एस्पेक्सिया, बर्थ एस्पेक्सिया। उसके बाद नियोनेटल सेप्सिस। लेकिन अगर बात आती है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्बिडिटी तो वो कौन सा है? यहाँ पर हम बात करें टर्म्स की, टर्म्स एक तो है मॉर्बिडिटी और एक है मोर्टालिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग डिजीज, किसी व्यक्ति को डिजीज की एक अवस्था है, डिजीज की क्या है? एक अवस्था, मतलब मॉर्बिडिटी कहलाती है। और मोर्टालिटी, मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट, यानी कि किसी भी डिजीज के कारण उस व्यक्ति की, किसी पर्सन की डेथ हुई है उसको हम बोलेंगे मोर्टालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट और जो रेशियो होता है वो एक्सप्रेस करते हैं कितने? लाइव बर्थ में। तो MMR की हम बात करें, MMR की हम बात करें तो MMR को हम कितने लाइव बर्थ में एक्सप्रेस करेंगे? तो MMR को हम करेंगे 1 लाख के अंदर। कितने में? 1 लाख के अंदर। MMR को हम एक्सप्रेस करते हैं 1 लाख लाइव बर्थ में, 1 लाख लाइव बर्थ में। वही हम बात करें IMR की, IMR की तो IMR को हम एक्सप्रेस करेंगे 1000 लाइव बर्थ में। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया। इंडिया में मैटरनल मॉर्बिडिटी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन कौन सा है? मॉर्बिडिटी का, मॉर्बिडिटी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? एनीमिया। और अगर वही बात करें मोर्टालिटी, अगर मोर्टालिटी का पूछ ले, देखो मॉर्बिडिटी का कौन सा है? एनीमिया। और वही अगर मोर्टालिटी की पूछ ले तो क्या है? हेमरेज। क्या है? हेमरेज है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर भी कले कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी एनीमिया और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी क्या है? हेमरेज या फिर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के द्वारा सबसे ज्यादा मौत होती है और एनीमिया के कारण सबसे ज्यादा डिजीज सफर्ड होती है मदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यू केस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज रेफर ऑफ। न्यू केसेस का अकरेंस हो जाना एक स्पेसिफिक पीरियड और टाइम के अंदर, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे?
तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि जो न्यू केसेज हैं हमें देखने को मिल रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, उसे हम बोलेंगे इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? इंसिडेंस बोलेंगे। और वही हम बात करें प्रिविलेंस की, तो प्रिविलेंस रेट क्या है? नंबर ऑफ टोटल करंट केस, नंबर ऑफ टोटल करंट केस। करंट केस मतलब न्यू और ओल्ड। न्यू केसेज अगर दिख रहे हैं हमें डिफाइंड पॉपुलेशन में, तो प्रिविलेंस सॉरी इंसिडेंस उसको हम बोलते हैं, इंसिडेंस हम उसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंसिडेंस बोलेंगे जो नए केसेज हमें देखने को मिल गए। लेकिन टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ केस, इसके अंदर न्यू और ओल्ड आ रहा है, अगर दोनों प्रकार के केस हमें देखने को मिल रहे तो उसको बोलेंगे प्रिविलेंस बोलेंगे। और मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी के बारे में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जान ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? तो CDR यानी कि क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन इन 1 ईयर, यानी कि एक साल के अंदर जो मिड ईयर पॉपुलेशन है उसमें 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे? CDR बोलेंगे, क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कपल हु आर मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज नोन एज। जो रिप्रोडक्टिव एज में जो कपल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो रिप्रोडक्टिव एज में जो कपल्स की शादी होती है उसको हम बोलते हैं एलिजिबल कपल्स। एलिजिबल कपल की एज क्या होती है? क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो एलिजिबल कपल्स होते हैं उनकी उम्र क्या होती है? तो उनकी उम्र होती है 15 साल से लेकर 45 साल तक। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एलिजिबल कपल्स होते हैं वो कहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं? कहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं? तो ये होते हैं सब सेंटर के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। तो एलिजिबल कपल कहाँ पर रजिस्टर होते हैं? सब सेंटर के अंदर। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन एलिजिबल कपल किसे कहेंगे, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज में जो मैरिड कपल होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एलिजिबल कपल बोलेंगे। एलिजिबल कपल्स की एज क्या होगी? 15 से 45 साल होगी। और ये कहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे? सब सेंटर के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द proportion ऑफ क्लिनिकल केस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नोन एज। यानी कि जो क्लिनिकल केसेज है वो सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो करेगा, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे विरुलेंस। क्या कहेंगे? विरुलेंस कहेंगे। वहीं हम बात करें पैथोजेनेसिटी की, तो पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिजीज प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलेंगे? पैथोजेनेसिटी बोलेंगे। वही इन्फेक्टिविटी यानी कि इन्फेक्शन कोज करने की जो किसी भी पैथोजन के द्वारा इन्फेक्शन कोज करने की जो एबिलिटी होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्टिविटी बोलेंगे। और प्री पैथोजेनेसिस यानी कि डिजीज डेवलप होने से पहले का जो समय होता है, यानी कि जो किसी व्यक्ति में डिजीज डेवलप होने वाली है, साइन सिम्टम्स उसमें दिखने वाले हैं, डिजीज उसके अंदर एंटर हो चुकी है, डिजीज एजेंट उसके अंदर एंटर हो चुका है, लेकिन साइन सिम्टम उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो डिजीज डेवलप होने से पहले का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं
प्री पैथोजेनेसिस स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डोमेस्टिक वाटरवेज विच ऑफ फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिजोल्व मटेरियल। डिजोल्व मटेरियल में कौन सा पार्ट नहीं होता है? तो डिजोल्व मटेरियल में कौन सा पार्ट नहीं होता है? सैंड नहीं होती है, बाकी सभी डिजोल्व मटेरियल्स के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड कमिटी एम एट हैविंग ए हेल्थ सेंटर टू सर्व ए पॉपुलेशन अबाउट। हेल्थ कमिटी के हिसाब से जो पॉपुलेशन होती है सब हेल्थ सेंटर के अंदर वो कितनी होती है? तो इसका आपका आंसर होगा 10,000 to 20,000। ये बोर्ड कमिटी ने क्या किया, जो बोर्ड कमिटी है उसने जो पीएससी है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पीएससी को दो भागों में डिवाइड किया, एक तो कहलाएगी शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होगी उसमें 40,000 की पॉपुलेशन होगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होगी जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है उसके अंदर होगी 10,000 to 20,000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द CSSM प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। CSSM चाइल्ड सर्वाइव सेफ मदरहुड प्रोग्राम। चाइल्ड सर्वाइव सेफ मदरहुड प्रोग्राम। सेफ मदरहुड प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ 1992 को। इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? रिड्यूस करना, रिड्यूस्ड करना किसको? जो IMR और MMR है, IMR और जो MMR है उसको रिड्यूस करना इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर विच इज प्योरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज। वाटर विच इज प्योरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने के योग्य जो पानी होता है जो हमने साफ किया है उस पानी को हम कहेंगे, तो ऐसे पानी को हम कहते हैं पोटेबल वाटर। यानी कि पीने योग्य पानी होता है जो प्योरीफाइड किया गया है उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेबल वाटर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। जो वाटर में जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए हम वाटर में क्या मिलाएंगे? तो हार्डनेस वाटर को हम रिमूव करने के लिए वाटर के अंदर हम मिलाएंगे, देखो हम मिला सकते हैं उसमें, पहले तो उसको करेंगे बॉइलिंग, बॉइलिंग करेंगे। बॉइलिंग करने के साथ साथ हम उसमें मिलाएंगे या तो लाइम मिला सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिला सकते हैं, सोडा एस मिला सकते हैं, सोडा एस मिला सकते हैं या फिर वॉशिंग सोडा मिला सकते हैं। तो हमारे वहाँ ऑप्शन में क्या है? सोडियम कार्बोनेट, तो हम क्या मिलाएंगे इसमें? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी की जाती है, तो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। बिहेवियर ह्यूमन बींग्स, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल किसकी स्टडी की जाएगी? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। वहीं हम बात करें बिहेवियर ऑफ एंट्स, किसके अंदर इसकी स्टडी की जाती है? तो बिहेवियर ऑफ एंट्स की स्टडी की जाती है मायर मैकोलॉजी,
मायर मैकोलॉजी, बिहेवियर ऑफ एंट की स्टडी मायर मैकोलॉजी के अंदर की जाती है। और फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि ये होता है रॉक साइकिल में, क्या होता है, रॉक साइकिल के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है रॉक्स का। तो आपका आंसर है एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। वहीं अगर बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स की स्टडी साइकोलॉजी के अंदर की जाएगी, बिहेवियर ऑफ एंट की मायर मिकोलॉजी के अंदर की जाएगी, और फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स यानी कि रॉक साइकिल के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और नए क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर फिर कल हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच।